नमस्कार दोस्तों, दोस्तों वाले शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमेशा बिज़नेस नहीं करते, वो हमेशा ही सोशल वर्क करते हैं और सोशल वर्क करते-करते ही अपनी लाइफ़ को ऐसे संजोते हैं कि उनकी लाइफ़ एक लेसन बन जाती है। और आज ऐसे ही लीजेंडरी सूर्यकांत जी पाठक हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है और उनकी लाइफ़ जर्नी से आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग कैसे हम समाज के लिए कंटिन्यूअसली फुल टाइम काम कर सकते हैं। सूर्यकांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ज़्यादा समय ना गुज़ारते हुए मैं आपको पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आप आज जो संस्थाओं पे है, सूर्यकांत जी पाठक ग्राहक-पेड डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिछले 45 सालों से। उसके अलावा वो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चलाते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जनता सहकारी बैंक और व्यापारी महासंघ ऐसे कई संस्थाओं से फुल टाइम जुड़े हुए हैं और बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी है। फोर व्हीलर ना होते हुए भी उनकी लाइफ की जर्नी इतनी बेहतरीन है कि आपको अभी एरोप्लेन में बैठे हैं ऐसा आपको लगेगा। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपकी ये जो ग्राहक पेट की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये तो मेरा स्कूल लाइफ हाँ। जो है वो मैं पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। 7 तक, ओके। 7वीं कक्षा तक। बाद में मैं रमन बाग स्कूल में गया, बाद में कॉमर्स कॉलेज, बाद में लॉ कॉलेज, ऐसा अच्छा। बीकॉम इंग्लिश। मैं शुरू में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छा। सर्विस करता था। उस टाइम के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वसंतराव जी पटवर्धन हाँ, हाँ। और चेयरमैन डॉक्टर वी.एम. भिड़े थे। अच्छा। उनका मैं पर्सनल सेक्रेटरी अरे ऐसे वाह! काम करता था। लेकिन मैं उसी टाइम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी काम करता था। ओके, वेरी गुड। और उस टाइम एक पुणे विद्यापीठ में स्टूडेंट्स की इलेक्शन हो गई थी, तो मैं इस इलेक्शन में खड़ा भी था हाँ। और आरएससी का काम भी होता। इमरजेंसी आ गई। ओह! यस, इमरजेंसी। इमरजेंसी आने के बाद सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इंदिरा गांधी के कृपा से येरोड़ा जेल में गया था अच्छा। 18 महीने। बाद में आने के बाद मैंने तय किया कि आपको अभी ये नौकरी करने की नहीं है। तो अच्छा। मैं संघ का प्रचारक था 2 साल। हुँ, हुँ, हुँ। बाद में पूना में 1974 म्हणजे इमरजेंसी के पहले ही पूना में एक मूवमेंट शुरू की थी बिंदु माधव जोशी हुँ। और उनके कोई कलीग्स थे, जाने माने डीवी गोखले, सुधीर जी फड़के, हुँ, हुँ, जो हुँ। वेल नोन सिंगर थे। अच्छा। उन्होंने ग्राहक पंचायत नाम का एक संगठन चालू किया था, उससे ओके। मैं जुड़ा हुआ था क्योंकि बिंदु जी जहाँ रहते थे उसके बगल में ही मैं रहता था। हाँ, हाँ। और मैं कॉलेज में डिबेटिंग कंपटीशन में भाग लेता था, हुँ। तो वो मुझे गाइड थे क्योंकि वो अच्छे ओरेटर थे। हुँ, हुँ। तो उनके मेरी पहचान अच्छी थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये इस मूवमेंट ऑफ आई है। कोई कॉलेज के बहुत लड़के उस टाइम उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। ओके। आफ्टर इमरजेंसी बिंदु जी ने मुझे कहा संघ के बाला साहब देवलस जी के माध्यम से कि हमें एक फुल टाइम वर्कर चाहिए। अच्छा। इसलिए मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का काम हुँ। महाराष्ट्र बैंक की नौकरी छोड़ने शुरू हुआ। तो ओके। आज तक मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हुँ, और हुँ। उनके परिवार में जो काम चलते हैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ग्रेट। तो मतलब उस ऐसे समय में जहाँ पर मुझे लगता है बैंक की नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी और उस नौकरी को छोड़ कर के इतने बड़े डिसीज़न को लेना ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन आज उसके बाद मतलब 45 साल के बाद शायद सर रिटायर हो चुके होते और कहीं पर कोई छोटी-मोटी काम करते होते। लेकिन आज 45 साल की मेहनत के बाद वो ग्राहक पेट के अभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वो डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे। सर थोड़ा-सा ग्राहक पेट के बारे में हमें बताइए ना? ये ग्राहक पेठ जो है, ये इट इज़ अ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंटल स्टोर, इट इज़ अ यस। कोऑपरेटिव सहकार भंडार है। हाँ। लेकिन बेसिकली ये ट्रेडिंग एक्टिविटी जो करते हैं, लेकिन हमारा ये साधन है, हुँ। ये हमारा ये साध्य नहीं है। अच्छा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हुँ। ये कंज्यूमर मूवमेंट चलाना ये हमारा बेसिकली एम था। ओके। लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, तो कैसे आएँगे? चलो हमको मोर्चा लेना है। हुँ। वो बात गलत है, ऐसे बिंदु जी और उन सब बड़े लोगों को लगता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने उस टाइम शुरू किया कि 25 फैमिली का एक गुट करना हुँ। और उनका जो राशन लगता है, हुँ। जो डेली चीजेस लगता है, वो सस्ते में देना।
करेक्ट। तो पैसे लोगों से ही लेते हैं, पहले रेट डिक्लेयर करके सब लोगों की डिमांड इकट्ठा करते थे, हम होलसेल मार्केट में जाते थे, वो परचेस करके लोगों को वितरण करता था। जगह के लिए पैसा नहीं, बैंक का कोई लोन नहीं, कोई सैलरी स्टाफ नहीं, इसलिए और मिडिल मैन भी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में दे पाते, इसलिए लोगों का संगठन हुआ और ओके। बाद में ये प्रबोधन का काम हमने चालू शुरू किया, किया। जो काम पुणे में शुरू हुआ, बाल गंधर्व में उसका इनॉग्रेशन, उस टाइम के एमसी छगला वो प्रसिद्ध व्यक्ति थी, मिनिस्टर भी थे, हाँ, उनके हाँ। हाथ से शुरू हुआ था। उस टाइम कुलगुरु दाभोलकर हमारे मूवमेंट में जुड़े हुए थे। अच्छा। इससे बाद में है ग्राहक पेठ का एक डॉक्यूमेंट्री ग्राहक चौड़े के बारे में, कि पुणे के जाने मैंने एक कोरेगो पार्क में रहने वाले रानी साहब पटवर्धन है, हाँ। उन्होंने देखी थी। हाँ। और उस टाइम हमारे डॉक्टर भारत सावड़े जो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लगभग 25 वर्ष से सेक्रेटरी थे, वो भी जमखिंडी के, रानी साहब भी जमखिंडी के, अच्छा। जिसकी जगह एसपी कॉलेज की जगह है वो हाँ। भी रानी साहब की थी। अच्छा। तो उन्होंने क्या, वो पुणे जैसा भी वैशाली रूपाली होटल है फेमस, उस जमाने में 30 साल 35 साल पहले होटल जीवन एसपी अच्छा। कॉलेज के सामने बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा। तो वही जगह है, वो डिस्प्यूट में थी। हम्म। तो रानी साहब ने कहा कि ये जगह डिस्प्यूट में जगह मेरी है, मुझे ये सोशल वर्क में देना है। आप जमखिंडी के, मैं आपको जानती हूँ, आप इस सर्वर के काम करने वाले जाने माने लोग हैं, मैं इस सर्वर के लिए जगह देने, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जरा डिस्प्यूट में है, वो डिस्प्यूट आप छुड़ा लें, इसके लिए पैसा आप खर्चा करना है तो करें। हाँ। डॉक्टर साबड़े भी बहुत होशियार आदमी है, उन्होंने ये सब जिम्मेदारी ले लिया, हमको ये जगह मिल गई। अच्छा। आपको आश्चर्य लगेगा, 3 मंजिली बिल्डिंग, कम से कम 7,000 स्क्वायर फुट, 600 रुपए रेंट में हमें जगह मिली ग्रेट। उस टाइम, इसलिए ये हमारा डिपार्टमेंटल शुरू हुआ। नहीं तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ऐसा कोई डिपार्टमेंटल शुरू करना ये एम बिल्कुल नहीं था। ओके। हमारे सामने उस टाइम वैकुंठ मेहता जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक पारिजात नाम का डिपार्टमेंटल स्टोर मॉडल के तरीके से बनाया हुआ था, उसके आगे हमारा स्टोर था, लेकिन गवर्नमेंट का इसलिए हमें सामने सामने है, इसलिए गवर्नमेंट का एड मिल जाता है। लेकिन ये हमारा भाग्य हुआ है कि हमको एड नहीं मिला, नहीं तो हम भी पागले होते थे। ऐसा ये स्टोर शुरू हुआ और अभी 25 साल या ज्यादा 40 साल हो गए, ये हमारा स्टोर अच्छी तरह से चल रहा है। शुरू से आज तक हमने एक पैसा के भी बैंक लोन न लेके लोगों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके धीरे धीरे हमारा बढ़का ये हमारा हो गया। आज आपको आश्चर्य लगेगा 65 करोड़ का टर्नओवर इस स्टोर का है। ग्रेट। इस स्टोर की 2-4 विशेषता है। उस जमाने भी कस्टम का माल कोऑपरेटिव स्टोर में बेचना एक आदत थी, इसलिए कोऑपरेटिव स्टोर लोग शुरू करते थे। अच्छा। लेकिन शुरू से हमने तय किया कि यहाँ मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मन माल बेचना नहीं, स्वदेशी का ही माल बेचना। अच्छा। दूसरा, सब लोग कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट ये अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स होना चाहिए। यस। लेकिन आप देखें तो शुगर फैक्ट्री तक बैंक जो चेयरमैन है वो किसी ना किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। यस। इसलिए हमने उसी टाइम तय किया, बिंदु जी ने, और उस टाइम जो डायरेक्टर थे, मैं भी एक छोटा डायरेक्टर था, तो उसी टाइम हमने तय किया, बायलॉज ले लिया कि हर मूवमेंट में शामिल होना है, इधर डायरेक्टर की वजह से काम करना है। तो जो कोई डायरेक्टर पार्लियामेंट से ग्राम पंचायत तक किसी भी इलेक्शन में खड़े हो, अच्छा, चुनने आने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इलेक्शन में खड़े हो तो इसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा। ऑटोमेटिकली किक आउट। ओ, अच्छा, आपने बायलॉज में लिखा है। बायलॉज में, और ये ऐसी तरह से चल रहा है, इसलिए हमारे स्टोर में ये 40 साल में एक ही बार इलेक्शन हुई। अच्छा। बाकी अनाबूझ इलेक्शन रहते, लोग अच्छे लोग काम करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, ऐसे काम करने वाले लोग हमारे डायरेक्टर बोर्ड में, लेकिन वो बिना मानधन, बिना पैसा लेके मीटिंग में आते, अपने खुद से खर्चा आते, खुद के ऑटो से जाते, खुद के कार से जाते। या ऐसा हमारा स्टोर गेले 40-50 साल चल रहा है। और एक विशेषता है कि यहाँ स्वदेशी का अभिमान, हम जैसे मैंने बताया, आज भी आप देखेंगे तो उधर स्वदेशी माल कौन सा है, विदेशी माल कौन सा है। अच्छा। हम हिंदुस्तान लीवर, चाहे वो माल भारत में बना हुआ हो, मेक इन इंडिया हो, लेकिन इट इज नॉट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो हम ये विदेशी मानते हैं। और हमारा एक ही स्टोर की यही विशेषता है कि स्वदेशी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्यूको पेस्ट स्वदेशी इसका लिखा है, कोलगेट विदेशी है, ऐसा लिखा। लोगों को मालूम नहीं पड़ता कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी मुझे करना है, माल लेना है स्वदेशी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान नाम है,
तो ये हाँ। स्वदेशी रहेगा। इसलिए हमने हर डिपार्टमेंट स्टोर में लिखा है कौन सा माल स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है। ओके। स्वदेशी माल हम जानबूझकर सस्ते में बेचते हैं, विदेशी माल में हम ज्यादा छूट नहीं डिस्काउंट नहीं देते। देते, ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते। यह हमारी अलग अलग विशेषता है। वापुर स्टोर है, राइस फेस्टिवल, यह हमारे 25 साल की एक विशेषता है। पुणे के नहीं तो दिल्ली के भी, कोहिनूर के जो जाने मैन्युफैक्चर है राइस के, हाँ। वो डायरेक्ट राइस हमको भेजते हैं, अरे वाह। फार्मर से और मैन्युफैक्चर से राइस लाते हैं। जनवरी में हम राइस फेस्टिवल बनाते हैं। अच्छा। मैंगो सीजन में फार्मर्स को इकट्ठा बुलाते हैं, मैंगो फेस्टिवल लगते हैं। ओके। और एक हमारी विशेषता है, आपको आश्चर्य लगेगा, आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो नोटबुक Yes. इसेंशियल था। अभी Yes. तो डेस्कटॉप वगैरह सब हाँ। आ गया है, उस टाइम नोटबुक इसेंशियल आइटम था। हाँ। और उस पर कवर क्या लगते थे लोग ज्यादा बेचने के लिए, मैन्युफैक्चर, अमिताभ बच्चन, उस टाइम के हाँ। जय वैजयंती माला, हीरो- दिलीप हीरो- कुमार, हीरो- राजकुमार, सिनेमा के जाने माने लोग और क्रिकेटर्स, यस। यही उस पर कवर थे, आपको शायद मालूम या है। लेकिन पालक को ये अच्छा नहीं लगता था, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगे, ये अच्छा संस्कार नहीं है। जिस उम्र में लोग नोटबुक लेता है वो बच्चा, उसका एज देखकर वो ऐसा अच्छा नहीं लगता। वाचक के पत्र में पेपर में आता था स्कूट में कि ऐसा कवर अच्छा नहीं है। लेकिन कौन करेगा। उस टाइम हमने नोटबुक मैन्युफैक्चर शुरू किया। और उसमें संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, स्वातंत्रवीर सावरकर, शिवाजी, ऐसे लोगों को पिक्चर बनाए, एक अच्छा मैसेज बनाया और लोगों को संस्कारक्षम नोटबुक, इस तरह से नोटबुक पेश किया। आपको आश्चर्य लगेगा, अभी हम 25 लाख नोटबुक अच्छा बेचते नहीं है। अच्छा। हम तो, क्योंकि हमारा खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, हम लोगों से करके लेते हैं। हमारी विशेषता अभी क्या है, हम कवर का डिजाइन जो है वो बनाते हैं। अच्छा। हमारे दोस्त लोग बनाते हैं, हाँ। मुफ्त में बनाते हैं। और जो मैन्युफैक्चर है उनको मुफ्त में भेज फ्री में देते हैं देते। और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बनाइए। कवर इस्तेमाल के, इसको पैसे देने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो हम कोई मैन्युफैक्चर बनाते हैं, 10-12 लाख हम नोटबुक हर स्कूल में जाता है, लोग हमारे से लेते हैं। यह हमारी विशेषता है। गणपति आइडॉल 5000 पेंट से, मूर्तिकारों से ये करके शाडू माची का आइडॉल ये लोगों को हम सस्ते में लेते हैं। और ये विशेषता ये है कि यह संस्कृति का पालन करना यह हमारा भी जिम्मेदारी है। तो गणेश फेस्टिवल मूर्ति का जो जाना है, इसमें प्राइस का कोई कम ज्यादा होता नहीं है। एक केसरी रुमाल उस पर डाल के लोग लेते हैं। आप रास्ते में देखेंगे केसरी रुमाल का गणपति स्टैचू कोई ले जाता है तो आप 100% में कि ये ग्राहक पेट का ही है। तो मतलब दोस्तों, ग्राहक पेट ये केवल डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, और वो ग्राहक पेट के माध्यम से तो मतलब सूर्यकांत जी पाठक और उनकी जो सारी टीम है वो ग्राहक पेट के माध्यम से एक समाज का प्रबोधन करते हैं। जो आपको आप अगर आप ग्राहक पेट में जाएंगे तो कोई अलग एक्सपीरियंस होगा। बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो ज्यादातर लोग प्राइस टैग देखेंगे, डिस्काउंट कितना है, लेकिन अगर आप ग्राहक पेट जा रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी और एक घर के जैसा आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पर आपको केवल जो कमर्शियलाइजेशन होता है उससे भी बेहतर ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, इसकी जानकारी शायद आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, एक बार एटलीस्ट ग्राहक पेट जाइए और खुद को एजुकेट कराइए। भले आप उनसे परचेज कीजिए या और कहीं से भी परचेज कीजिए सर। और मुझे आगे का सवाल यह है कि जो अखिल भारतीय ग्राहक मंच है आपका, ये एक्चुअली क्या क्या काम करता है? ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ग्राहकों का संगठन है। ओके। आपने देखा है कि लेबर का भी संगठन होता है, यस। सब लोगों का संगठन होता है, लेकिन शुरू से जन्म से मरे तक सब आप ग्राहक है, पहले ग्राहक है। यस। लेकिन उसका संगठन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए बिंदु जी के सोच में आया कि ऐसा ग्राहक का संगठन होना चाहिए। तो संगठन करने के लिए ही ये ग्राहक पंचायत पुणे में शुरू हुई। अच्छा। अभी ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नाम से सारे देश में फैले, मेरे ख्याल से 23 प्रांतों में इसका काम चल रहा है। अच्छा। हमारा काम यह है कि ग्राहक प्रबोधन करना। जो ग्राहक कायदा आ गया है, कंज्यूमर एक्ट, वो ग्राहक पंचायत के माध्यम से आ गया है। जब उसी टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कंज्यूमर एक्ट 1988 में लाया है। अभी तो वो सब जगह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये लोगों को एजुकेट करना और लोगों को कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए मदद करना,
अच्छा। हमारा ऐसा कोई हम कोई ठेकेदार नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना मेरे पास लाओ मैं छुड़ाता हूँ। हाँ। हमारा काम करने का तरीका अलग है। अच्छा। आपका कोई प्रॉब्लम है हम आपको एजुकेट करेंगे ओके। और लोगों को समझाएंगे कि ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा सॉल्व करने का तरीका है। आप ओके। खुद सॉल्व करो, सही राह दिखाएंगे। सही राह दिखाएंगे। अच्छा। और ये जो हमारे मार्गदर्शन केंद्र चलाते हैं हर, हम्म, वो जो चलाने वाले जो है हम्म, वो रिटायर्ड पर्सन है, कोई नॉलेजेबल पर्सन है। वो भी किसी एक अटी है कि हमारे मोमेंट में काम करना है तो आपको सैलरी नहीं आपको पैसा मिलेगी, नहीं मिलेगा। मानधन भी नहीं मिलेगा। यस। शुरू से यही हमने शुरू किया और अब बहुत लोग ऐसे हैं समाज में, वो ऐसे काम करने के लिए कोई एमईसीबी का प्रॉब्लम छुड़ाना है तो एमईसीबी के रिटायर का बड़ा ऑफिसर आता है, उनको कानून मालूम होता है, उन लोगों को एजुकेट करता है। ऐसा हमारा काम चलता है सारे देश में। अच्छा। पूना में तिलक रोड पर ग्राहक पेट है, वहाँ एक केंद्र चलता है। हाँ। सदाशिव पेट में अलग फड़तरे चौक में वहाँ भी हमारा एक केंद्र है। कोथुल में भी हमारा एक केंद्र है। ऐसे मार्गदर्शन केंद्र चलाने वाले कोई कॉलेज के लड़के हैं जो वकीली शुरू किए, ऐसे लड़के हैं। अच्छा। और कोई जाने माने ऑफिसर रिटायर हुए हैं, वो काम चलाते हैं। सौभाग्य से मैं व्यापारी महानगर से जुड़ा हूँ। पुणे के अलग अलग व्यापारी में से मेरी अच्छी पहचान है। तो कोई प्रॉब्लम किसी के बारे में हो तो उसका जो लीडर रहता है, कभी क्लॉथ का कोई प्रॉब्लम है, गोल्ड का कोई प्रॉब्लम, उनको लीडर से हम बोला था कि आपका ये शिकायत आ गई। हम दोनों को एक साथ बैठाते हैं, प्रॉब्लम सुलझाने का प्रॉब्लम सुलझाने का प्रयत्न 99% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कंज्यूमर भी खुश होता है, ये भी खुश होता है, कोई कानून की जरूरत नहीं रहती, लीगल सेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से बिल्डर लोगों की जो कम्युनिटी है वो ज्यादा हम नहीं ये कर सकते, तो उनको हम गाइड करते हैं। प्रॉब्लम भी बड़ा होता है। बड़ा प्रॉब्लम होता है, पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए उनको सलाह देते हैं, लेकिन वो भी मुफ्त में देते हैं। हम उसके प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम उसका एडवोकेटगिरी नहीं करते, उनको ही सिखाते हैं या ऐसा लिख लो और आप खुद दो। इस ढंग से हमारा ये काम पिछले 35-40 साल से चालू है, अखिल भारतीय ग्राहक। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिए कि अपने लाइफ में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है और उसकी वजह से हम लोग काफी परेशान होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम हमेशा पुलिस या कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। तो ऐसे जो केंद्र है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जो केंद्र है वहां पर आप जा सकते हैं। अपनी छोटी प्रॉब्लम, शायद आपकी एमएससीबी की प्रॉब्लम हो सकती है, आरटीओ की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के इनके पास जरूर जाइए। कोई भी लॉयर को भी आपको रेफर करना है तो एक बार इनको पहले रेफर करिए, तो शायद आपका जो काम 25,000 में होना है तो शायद 5,000 में होगा या फ्री में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में ये सारे केंद्र चलते हैं, शायद आपके आजू बाजू में भी चलते रहेंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी केंद्र के बारे में जानकारी चाहिए तो सूर्यकांत जी आपको ये जानकारी जरूर देंगे। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं। सूर्यकांत जी, आपका इतना जो बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने एजुकेशन मतलब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिनके इतने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फर्ग्यूसन कॉलेज, बीएमसीसी कॉलेज और भी कई, तो ऐसी संस्थाओं पे आपने 20 साल काम किया है, 2 साल तक आप उसके प्रेसिडेंट भी रहे। इसके अलावा भी आप व्यापारी महासंघ में भी एक्टिव है, जनता सहकार में। तो आपको क्या लगता है मतलब एजुकेशन के बारे में या कमर्शियल या ट्रेड के बारे में, तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए सर। मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एजुकेशन ये जरूरी लगता था, वो कमर्शियल नहीं बनाता था। लोगों को भी लगता था कि एजुकेशन करना ये मेरा जरूरत की बात है। जो टीचर है वो टीचर बनाना है मुझे, मैं टीचर ही बनाऊंगा, ऐसे करके वो टीचर बना। अभी ये जरूर है कि मुझे कहीं नौकरी मिल नहीं रही या मुझे ज्यादा सैलरी मिलती है इसलिए मैं टीचर बनता हूँ, मैं प्रोफेसर बनता हूँ। और ये सब एक्टिविटी जो है गेले 20 साल से ये कमर्शियल बिजनेस बन गया है। यस यस, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो 20 साल में उभर के आए हैं, वो किसी एक फैमिली के बन गए या। और अब देखो शिक्षण प्रसारक मंडली 100 साल से पुरानी है, महाराष्ट्र एजुकेशन 100 साल से पुरानी है, डेक्कन एजुकेशन, ऐसा रैयत शिक्षण संस्था भी है। ऐसे जो है वो रियल एजुकेशन देते हैं ऐसे मुझे लगता है। उनकी फी भी कम रहती है, जिस पढ़ाने को है जो ग्रामीण भाग में उनका शिक्षा चलती है, उनकी ज्यादा आपको मेडिकल कॉलेज में नहीं दिखेंगे, उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में कम दिखेंगे। क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं है। अभी के इंस्टीट्यूट पैसे के पीछे है और ये अभी एजुकेशन ये बिजनेस तरीका हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि
देश का बच्चा अगर सुधारना है, उसको अच्छी शिक्षा देना है, इसलिए एजुकेशन ये गवर्नमेंट से ही देना चाहिए और मुफ्त में देना चाहिए। स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यस, उनके लिए एजुकेशन फ्री में होना चाहिए। हाँ, मतलब जो राइट टू एजुकेशन Yes. का जो एक्ट है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जरूर, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा हम्म, कि आप केजी की फीस जो है हाँ पूना में, तो कितना होता है 75,000। यस, इंग्लिश मीडियम का केजी का स्कूल जो कॉलेज में, फर्गुसन कॉलेज में हम लेते हैं, या ये कैसा चलेगा, कैसे लोग जाएंगे? यस, तो जो गरीब लोग हैं उनका एजुकेशन देना है तो गवर्नमेंट का ये है, तो गवर्नमेंट में ही एजुकेशन चलाना है। विद्या भारती नाम का एक संस्था चलाते हैं संघ की ओर से, वो ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली के पास में चलाते हैं, वो अच्छी ऐसा महाराष्ट्र में होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एजुकेशन को लेकर के सर अभी क्या है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कि जितनी भी आपकी जो बड़ी संस्था है वहां पर एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो नई पीढ़ी है और हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में आप क्या राय देंगे कि उनको हम लोग कैसे बेहतर ढंग से एजुकेशन दिलाए या क्या एजुकेशन दिलाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो है अभी एक फैशन हो गई है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो भी मेरा लड़का है ना वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि एक फैशन हो गई। लेकिन मेरा कहना है कि मातृभाषा में शिक्षा लेना यह ज्यादा बेहतर है। आपको अपनी माटी से जुड़ना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी माटी से जुड़े हुए नहीं है, अपनी भाषा से जुड़े हुए नहीं है, तो शायद कभी ना कभी लाइफ में आपको आइसोलेटेड महसूस होगा कि मेरा वजूद क्या है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके साथ में आपके बच्चों का वजूद भी डिफाइंड रहे, वो किसी अपनी माटी से जुड़े रहे। सर, जो आज की डेट में जो पूरा जो कमर्शियल और ट्रेड हो रहा है, स्पेशली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, इतने सारे मॉल्स आ गए हैं, इतना सारा डिस्काउंट देते हैं, तो ये सही में डिस्काउंट देते हैं या इसमें भी कुछ कोई ना कोई झोल है, मतलब हम लोग जैसे बहुत बड़ा झोल है। अच्छा, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है साहब, आपको ये समझ में आएगा। जब एक पर एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा इतना डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर्स रिटेल को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, झूठ। मैं सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी आज कल एक प्रयोग करिए। आप चाय पीते हैं, ग्रुप वन का जो 100 ग्राम का चाय है उसका प्राइस आज 40 रुपया है, और ग्रुप वन का ही चाय का हिंदुस्तान लीवर का जो बड़ा पैकेट है 1 kg का, उसका प्राइस आज 520 से 550 तक है। अच्छा, आप समझिए कि 100 ग्राम का चाय 40 रुपए, तो 1 किलो का कितना होना चाहिए? 400 रुपये। वो 520 से 550 तक क्यों? इसका ये मतलब है कि छोटे जो स्टोर है जनरल ट्रेड, इसमें लोग परचेस करने वाले छोटे 100 ग्राम 250 ग्राम लेते हैं, और बड़े स्टोर में 1 किलो, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा रहती है तो उसका प्राइस ज्यादा रखते हैं, और 1 किलो के साथ 1 किलो चाय के साथ 1 किलो शुगर फ्री ऐसे बताते हैं। तो वास्तव में 5 रुपए 520 से एक शुगर फ्री मिल गया, तो शुगर का दाम आज कैसा है? 40 रुपए केजी। तो वास्तव में ये महंगा है, आप महंगा लेते हैं। लोगों को फ्री ऐसा सुनने के बाद लोगों को लगता है कि ये हमें अच्छा मिल रहा है, कम दाम में मिल रहा है, लेकिन ये सब झूठ है। आप मॉल में जाकर ये देखना चाहिए कि वो कितना ग्राम का है, वो किस डेट का पैकिंग है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। जब एक्सपायरी डेट का माल आता है तो लोग ज्यादा कम से कम मैन्युफैक्चर देता है, क्योंकि वो डिस्काउंट में नहीं दिया तो फेंक देना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन एक मॉल कल्चर बन गया है सब जगह। मुझे अच्छा मिलता है, लोग भीड़ कह रहे, हम भी भीड़ में शामिल हो जाए, लेकिन मॉल कल्चर में जो छोटा छोटा व्यापारी है, जिसका बिजनेस छोटा है, वो अच्छा आपको जो सर्विस देते हैं वो मॉल में सर्विस नहीं मिलती। जो छोटा व्यापारी आपको कभी उधार दे सकता है, वो मॉल में आपको उधार भी नहीं मिल सकता, और उस पहचान वाला अपना फ्रेंड हो सकता है। मॉल का कोई मालिक आपको फ्रेंड नहीं बन सकता। ये देश बढ़ाना है तो छोटे व्यापारी से आप खरीदिए, चाहे 2 पैसा महंगा हो। और मैं आपको एक बात, ये टॉपिक निकाला ही है कि जो एमआरपी लिखते हैं ना, वो बहुत झोला है, बहुत बड़ा झोला है। अच्छा, इस देश में एमआरपी क्या छपना प्रोडक्ट पर, इसका कानून नहीं है। 5 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट से मैं एमआरपी 100 रुपए लिखता हूँ,
और व्यापारी ने 100 रुपए से 1 पैसा ज्यादा लिया तो गुनाह है, लेकिन मैन्युफैक्चरर में प्राइस कितना लिखना ये इसका कोई कोई कानून नहीं है, इसलिए एक पर एक फ्री ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, तो मेरा कहना यह है और ग्राहक पंचायत की ये मांग है कि जैसे एमआरपी छपा हुआ है इसके पहले उसका प्रोडक्शन कॉस्ट छपना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, गेहूं है, राइस है, तो वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर साल यस कि जमीन अलग है, पानी अलग है, खेत अलग है, यस तो अलग अलग ढंग का अलग अलग प्राइस होता है, तो भी गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्लेयर करती है कि राइस का प्रोडक्शन कॉस्ट इस बार 40 रुपए है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करता है उसको मालूम है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट वो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? यस अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट छपे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जो साबुन है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए में है और मैं खरीदता हूँ 50 रुपीज में, इतना बड़ा जोड़ है। इसलिए यह हमारा मांग है कि प्रोडक्शन कॉस्ट उधर छपना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सही बात कही है सूर्यकांत जी ने कि हमें भी लड़ना चाहिए कि जैसे इन्होंने लड़े और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है और उसके आज भी अगर हम लोग लड़ेंगे तो शायद कुछ सालों के बाद हमें भी हर एक प्रोडक्ट के साथ में एमआरपी के साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट भी दिखेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट देखने के बाद हमें भी पता चलेगा कि सही मायने में ये कंपनियां कितना मुनाफा इसके पीछे ले रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सूर्यकांत जी की इसकी मूवमेंट को आप सभी ने सपोर्ट करना चाहिए और मुझे लगता है सर काफी सारे हमारे व्यूअर्स आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। सर इंटरव्यू काफी लंबा हो सकता है लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप एक यहाँ हमारे जितने भी व्यूअर्स है या सोसाइटी है एक क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगे? सर मैं पहले ही मैसेज दूंगा कि अगर आपकी आगे की पीढ़ी जाने वाने हुआ हो, ये राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, तो उसको सिखाना यह आपका बेसिक कर्तव्य है, बेसिक Yes. ड्यूटी है, तो उसका सिखाने के लिए आप ज्यादा खर्चा करिए ओके और शिक्षा मातृभाषा में दीजिए, स्पेशली 1st to 7th स्टैंडर्ड तक, ओके बाद में आप कौन सी भी भाषा में जाइए, ये मेरा कहना है। दूसरा कहना है कि पैसा कमाना ये जरूर है, लेकिन पैसे के पीछे दौड़ना इसकी जरूरत नहीं है। आपके एज आप तय कीजिए, ये आप 55 तक 60 तक ये काम करना है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ के ज्यादा पढ़ा लिखा करके नौकरी करे, बिजनेस करे, तो आपको विश्राम लेना चाहिए। और ये विश्राम लेना इसका मतलब यह नहीं कि काम से छूट जाए। समाज ने आपको इतना लंबा आयुष दे दिया है, इससे समाज का कोई ना कोई असर अपने बड़े होने के लिए होता है। तो राष्ट्र के लिए मैं नहीं बोलता कि समाज का जो घटक है, जो इसका आपका संस्कार हुआ है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपका टाइम, आपका समय और आपका कोई जो धन है उसका कोई हिस्सा आप समाज के लिए दीजिए। आज देश में ऐसे कई लोग हैं कि सारा अपना आयुष्य देश के लिए दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए, उस घटक के लिए आप उसका थोड़ा सा टाइम आफ्टर 60 के लिए तो देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और पैसा कमाना यह आपका ध्येय हो तो आप सारी जिंदगी तय हुई जिंदगी बिताने के लिए होगा। जिंदगी तय करना है तो कोई सिखाना भी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो बहुत ही सही बात कही है सूर्यकांत जी ने कि जैसे हम लोग ज्यादा खाते हैं तो उसकी बदहजमी होती है, हमारे हमारे बॉडी पर भी उसका असर दिखता है। वैसे ही हम अननेसेसरी ज्यादा पैसे कमाते हैं तो लाइफ के एक स्टेज पे जाकर के हमको ये सोचना पड़ता है कि हमने क्या किया है, तो हमने कुछ नहीं किया है। तो आप भी शायद लाइफ के कुछ ऐसे स्टेज पे रहेंगे कि शायद आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा कमाने की एक्टिविटी से बाहर आकर के कुछ समाज के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए जरूर काम कीजिए। सूर्यकांत जी जैसे लोग हमारे पास में इंस्पिरेशन के तौर पे है, जो 45 साल से मतलब उनकी शुरुआत ही उससे ही उन्होंने समाज के लिए काम किया है और आज बहुत ही भली भांति तरीके से और एक अच्छे स्टेटस के साथ वो समाज में काम कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे रिटायर होना है या मुझे समाज के लिए करना है और अगर आपको कुछ रास्ता नहीं दिखा रहे हो तो सूर्यकांत जी जैसे लोग आपको जरूर आपका रास्ता पहचानने में और उस रास्ते पर चलने के लिए हेल्प करेंगे। मुझे लगता है काफी अच्छा इंटरव्यू रहा है सर। थैंक यू सो मच, आपका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया
और आपको अगर सूर्यकांत जी से कनेक्ट करना है तो जरूर उनको कनेक्ट कीजिए। एक बार मैं जरूर रेकमेंड करूंगा उनसे, उनको उनका समय लेकर के उनसे मिलिए, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और आखिरी बार मैं जरूर कहूंगा कि ग्राहक पेट में एक बार जा करके वो भी एक्सपीरियंस है। सर थैंक यू सो मच धन्यवाद यहाँ धन्यवाद। पर आकर के इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। और आपके जितने भी दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ भी ये इंटरव्यू शेयर कीजिए, जरूर उनको भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी।